डेप्रिसिएशन में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स, यूज़फुल लाइफ और सैलरी वैल्यू। हम ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स को कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट का मतलब होता क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है कि वो तमाम एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम एक्विजिशन टू इंस्टॉलिंग ऑफ द एसेट्स, वो तमाम एक्सपेंस हमारे क्या कहलाते हैं? कॉस्ट कहलाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक बेसिक जो है लॉजिक जो है, एक बेसिक फंडामेंटल आप याद रखें कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हो, वो तमाम एक्सपेंसेस जो है उस एसेट्स का कॉस्ट होती हैं, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कौन से एक्सपेंसेस हमें उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए और कौन से एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्स में एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और अक्सर जो है वो पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन भी होता है कि कॉस्ट को कैसे निकालना चाहें। लेकिन अगर आप एज अ अकाउंटेंट हैं तो वहाँ पर भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि कंपनी ने जो है वो कोई एसेट्स परचेज़ किया और उस पर जो है मुख्तलिफ एक्सपेंसेस किए, तो वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस जो है वो पार्ट होंगे उस एसेट्स का, राइट। तो हम यहाँ पर आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से एक पैटर्न बताएंगे, एक फॉर्मेट बताएंगे। उस फॉर्मेट के थ्रू जो है आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन करना होगा। और यहाँ एक क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने डिफरेंट जो है वो एक्सपेंसेस लिए हैं, और वो डिफरेंट एक्सपेंसेस को हम बताएंगे कि ये कॉस्ट में शामिल होंगे और ये कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो चलें देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है। तो दिसंबर 2020 को XYZ कंपनी है, उसने परचेज़ की है 5 मशीन, राइट। 5 मशीन परचेज़ की हैं और क्या किया है? ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस वॉज 2% एंड क्रेडिट टर्म थे 15। अब यहाँ पर जो है दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है और क्रेडिट टर्म की बात भी हो रही है। कंपनी पेड बिल विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड, कंपनी ने जो है वो जो डिस्काउंटिंग पीरियड है उसमें अपना बिल पे कर दिया है। कंपनी आल्सो पेड 5% सेल्स टैक्स एंड द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन मशीन। इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या है? इम्पोर्ट ड्यूटी है, और इसमें क्या है? इंश्योरेंस इन ट्रांसिट है, राइट। इसके अलावा जो है बिसाइड दिस कंपनी कंस्ट्रक्टेड फाउंडेशन, कंपनी ने फाउंडेशन की है, बनाई, फाउंडेशन बनाई जिस पे वो मशीन होगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हो रही है, टेस्ट एंड रन कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। कंपनी पेड 3 years 5 इंश्योरेंस, 3 years 5 इंश्योरेंस भी दिया है। एंड कंपनी पेंटेड कंपनी नेम ऑन मशीन, कंपनी ने कंपनी पेंट मशीन की है। कंपनी आल्सो पेड इंटरेस्ट भी दिया है। कौन सा इंटरेस्ट दिया है भाई? इंटरेस्ट दिया है जो बोरिंग की है उसे उस मशीन को परचेज करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट दिया है। ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन के दौरान पार्ट्स ऑफ मशीन वर डैमेज, कुछ मशीन के पार्ट जो है डैमेज हो जाते हैं जिसको रिपेयर किया जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है? कंप्यूट दी कॉस्ट। तो यहाँ मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो दरअसल एक्सपेंसेस को अंडरलाइन किए हैं, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्सपेंसेस और कौन से नेचर के एक्सपेंसेस जो है वो उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट बनेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर जो है आपको पूरा क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि कौन से एक्सपेंस हम इंक्लूड करेंगे और कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे, और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज प्राइस। मैंने आपसे कहा था कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो ज़रूरी हो किसी भी एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, राइट। तो सबसे पहले परचेज प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा वो परचेज प्राइस कहलाते हैं। अब आपने मशीन किस में ख़रीदी? मशीन खरीदी है 50,000 पे, तो इसके क्या है? परचेज प्राइस हो गए, ये होगा 50,000 परचेज प्राइस, राइट। अब इस पर क्या किया आपने? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? आप इसको इन तमाम, मैं यहाँ पर आपको जो है जो टर्म्स हैं वो भी आपको सिखाते जा रहा हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? देखिए डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट या क्रेडिट डिस्काउंट, राइट, या इसको कहते हैं क्रेडिट डिस्काउंट। परचेज प्राइस मतलब वो प्राइस जो को बताए जाए, राइट, जिस पे आपने परचेज कर लिया जाए। अगर उसी पे परचेज कर दिया गया तो फाइनल प्राइस हो गए, राइट। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको बताया गया है कि भाई ये कैटलॉग प्राइस या डिस्प्ले प्राइस, राइट। अब उस पर आप क्या कहते हैं? भाई हमें कुछ डिस्काउंट दो। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आप कहते हैं कि डिस्काउंट चाहिए मुझे। वो डिस्काउंट जो होगा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ 2%, तो 2% 2 5 10, यहाँ 1000 का जो है वो डिस्काउंट हो गया। 1000 का जो है क्या हो गया आपके पास? डिस्काउंट हो। तो इसका मतलब है आपने
इसका मतलब आपने कितने की खरीदी मशीन? 49,000 की। अब आ गए कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्रेडिट डिस्काउंट क्या होता है? अगर आपने कोई भी आइटम उधार पे खरीदा यानी क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिट का मतलब क्या होगा? इसकी पेमेंट आपको बाद में की जाएगी, राइट। तो हमने खरीदी मशीन कितने की? 49,000 की, ये फाइनल प्राइस हो गया। अब हमने इसको खरीद लिया, अगर हम उसी टाइम पेमेंट कर देंगे तो 49,000 देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमने इसको क्रेडिट पे ख़रीदा है तो जो सप्लायर होता है जिसने से आपने ख़रीदा होता है वो आपको एक इंसेंटिव देता है। वो क्या इंसेंटिव देता है कि अगर आप इसको जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होगा? अगर उधार पे ख़रीदा और अब जो पेमेंट करनी है, क्रेडिट की पेमेंट करनी है, उस टाइम जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट, या इसको कहते हैं क्रेडिट डिस्काउंट। यहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है ये? एंड क्रेडिट टर्म 3, 15 एंड 30। और क्रेडिट टर्म कितनी है यहाँ पर? 3, 15। इसका मतलब क्या होता है? ये क्रेडिट टर्म है। अगर आप अकाउंट स्टिल पढ़ रहे होंगे, अकाउंट पेड पढ़ रहे होंगे, वहाँ ये टर्म आती है, इसको कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। ये क्या है? क्रेडिट टर्म। अच्छा, क्रेडिट टर्म है, इसका मतलब क्या है? कैसे पढ़ते हैं इसको? इसका मतलब कैसे है कि 15 डेज़ में अगर आपने पेमेंट कर दी जो आपने उधार पे ख़रीदा तो 3% का क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है। वरना N50 का मतलब है वरना नेट पेमेंट आपको जो है वो 50 दिन के अंदर करनी है। तो यहाँ क्या कहता है? यहाँ कहता है कि 210 एंड कंपनी पेड बिल पीरियड विद इन डिस्काउंट पीरियड। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो जो उसको उधार देना था वो पेमेंट कर दी। इसका मतलब फर्दर 3% का क्या मिलेगा उसको? डिस्काउंट। तो 3% का मतलब क्या हुआ? 3% का जो है इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। 49 में से 3% मजीद क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब है पेड आल्सो 5% सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है? तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप सेल्स टैक्स नहीं देंगे, हर कंट्रीज में अपना टैक्स सिस्टम होता है, तो वो सेल्स टैक्स कहलाता है या वेट होता है, राइट। तो वेट या सेल्स टैक्स जो है आपको पेड करना होता है। तो ये बताइए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? क्या आप मशीन खरीद सकते हैं विदाउट पेइंग सेल्स टैक्स या वेट? नहीं। तो इसका मतलब होगा ये सेल्स टैक्स जो है वो इसका क्या होगा? पार्ट होगा। सेल्स टैक्स को हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स जो मैं टिक कर रहा हूँ इसका मतलब है ये एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि विदाउट दिस यू कैन नॉट परचेज दी मशीन, राइट। अच्छा, ये हो गया। फिर कहते हैं कि एंड द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंस मशीन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो मशीन जहाँ से आपने खरीदी है, अब आप अगर किसी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस इंपोर्ट करने पे जितनी कॉस्ट आएगी वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? कॉस्ट का हिस्सा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं देंगे आप उसको जो है अपनी जो है डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जा सकते, ये हिस्सा बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है क्या है? अगर आपने इंपोर्ट कर रहे हैं आइटम्स, आप मशीनरी आइटम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी देना लाजमी है। इसके विदाउट जो है वो आपको मशीन नहीं मिल सकती। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी क्या करना है? देना है। इंपोर्ट ड्यूटी भी देना है। इंपोर्ट ड्यूटी भी देना है, राइट। अब आपके पास क्या है? एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है फायर इंश्योरेंस, सेफ्टी इंश्योरेंस, लेकिन एक इंश्योरेंस होता है जो आप सामान जब ख़ास तौर पे जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो इंपोर्ट पे करने की सूरत में जो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहलाता है, यानी कि रास्ते का ट्रांजिट। अगर इस दौरान जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कवर्ड होती है इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस ट्रांजिट भी जो है वो आपको देना पड़ता है, ये भी लाजमी है, इसके बगैर भी जो है नहीं होता। तो ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अब क्या है? बिसाइड दिस कंपनी कंस्ट्रक्टेड फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? मशीनरी है, प्लांट है, इसके लिए बाकायदा आपको जो है फाउंडेशन बनाने पड़ती है, उस मशीन को फिक्स करना पड़ता है। तो ये भी जो है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप फाउंडेशन नहीं देंगे, अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं करवाएंगे तो कैसे जो है मशीन चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो ये भी जो है कॉस्ट का क्या होगा? हिस्सा होगी। इसके बाद क्या है हमारे पास? इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैंने कहा इंस्टॉलेशन चार्जेस है, आप इंस्टॉल कर रहे हैं मशीन, उसके लिए जो है आप डिफरेंट नेचर के एक्सपेंसेस करेंगे, तो वो इंस्टॉलेशन ज़रूरी है मशीन को वर्किंग कंडीशन लाने की, ये भी कॉस्ट का हिस्सा होगी। और क्या? इलेक्ट्रिक फिटिंग, जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग भी करनी है। एंड टेस्ट रन कॉस्ट। जितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल कंपनी है और वो मशीनें लगाती हैं, तो वो क्या करते हैं? मशीन इंस्टॉल हो गई, सारी की सारी फिटिंग सब हो गई, चलने के काबिल हो गई मशीन, तो फिर उस पर कोई ना कोई एक सैंपल जो है बना के देखते हैं कि मशीनें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं। इसको कहते हैं टेस्ट एंड रन। तो ये भी जो है वो कॉस्ट का हिस्सा होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है देखना, अगर नहीं सेट हुई तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये भी जो है टेस्ट एंड रन कॉस्ट भी जो है मशीन का कॉस्ट का हिस्सा होती है।
उसके बाद क्या है, कंपनी पेड 3 ईयर्स फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस ये फायर इंश्योरेंस जो है वो मशीन की वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है। ये एक जनरल प्रोटेक्शन है फायर से मशीन की, राइट। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये ना भी दें तो आप मशीन को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है नेचर से ही पता चल रहा है कि ये जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है उसकी परचेजिंग से, उसकी कंडीशन को लाने के लिए, ये वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है, ये जनरल है। ये आपको हमेशा देते रहना पड़ेगा जब तक मशीन आपके पास है, उसका फायर प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। कंपनी पेंटेड है, कंपनी ने मशीन, कंपनी ने पेंटेड किया है कंपनी ने, तो वो भी जो है, अच्छा यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं। अगर मशीन है या आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास टैक्सी, रेंटल टैक्सी है, वहाँ पर आपको टैक्सी पे कंपनी का नेम लिखना ज़रूरी हो, वो तो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उस सूरत में जो है कॉस्ट का हिस्से में जनरल एक्सपेंस कराएंगे, राइट। तो ये हम कह सकते हैं जनरल एक्सपेंसेस। कंपनी आल्सो पेड द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपने आप पेड किया। आप अक्सर देखें कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब वो मशीन्स या इस तरह के प्लांट खरीदते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बैंक से बोरिंग करते हैं। बोरिंग मतलब उधार लेते हैं फाइनेंसिंग करने के लिए। जब बैंक से आप फाइनेंसिंग करने के लिए लेंगे तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर आपके पास कैश खुद का अपना होता, फ़ंड आपके पास अवेलेबल होते, तो आप फंड अवेलेबल से आप यूज़ कर सकते थे, राइट। तो उस पर तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता ना। तो इस तरीके से बोरिंग पे जितना भी आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो जो है एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, राइट। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन सम पार्ट्स डैमेज, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, अक्सर हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी कुछ डैमेज हो सकती हैं, या इंस्टॉल कर रहे हैं उस दौरान डैमेज हो गई, तो ये डैमेज जो है वो एक एरर है, तो ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ये मशीन की वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं था, राइट। तो बगैर अगर डैमेज नहीं होता तो कॉस्ट भी नहीं इनकट करना पड़ती। तो ब्रीफली आपने देखा कि किस तरह से एक्सपेंसेस को कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा और कौन से एक्सपेंसेस को कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे और साथ साथ मैं आपको इनको जनरल एंट्रीज बताऊंगा कि किस तरीके से की जाती हैं। तो आए चले कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, XYZ कंपनी था। स्टार्ट करेंगे हम लिस्ट प्राइस से, यानी कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस कौन से है, लिस्ट प्राइस ये है, ये परचेज़ की है मशीन, ये परचेज़ की है, तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट प्राइस है। तो कितनी मशीन परचेज़ की है, 5 मशीन, मल्टीप्लाई बाय एक मशीन कितने की है, 50,000 की, तो ये हो गया, ये आपके पास हो गया, और इसका यूनिट है डॉलर में। अब क्या करेंगे, अब हमें इसने डिस्काउंट भी दिया है, और कौन सा डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड कहता है ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस वॉज 2%। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, और कितना है 2%, किसका, टोटल कॉस्ट का निकाल लें 250, तो ये 5,000 आ गया आपके पास। ये क्या करेंगे, माइनस करें, माइनस के लिए ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा। ये कौन सी प्राइस कराएंगे, इस प्राइस को करते हैं परचेज प्राइस, या इसको कहते हैं ट्रेड प्राइस। ये वो प्राइस हो गए हैं जिस पे आपने उस मशीन को खरीदा है, और ये लेकिन खरीदा है उसने क्रेडिट पर। तो सप्लायर से जो है उसको क्रेडिट टर्म्स दी है, और वो क्रेडिट टर्म क्या है, क्रेडिट टर्म क्या है 315 and 50। तो इसका मतलब है, और इसने कंपनी ने पेड बिल विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड, तो डिस्काउंट पीरियड के ही विद इन जो है वो उसने पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब हुआ जब डिस्काउंट पीरियड के अंदर आप पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 3% मिलेगा। तो ये 3% जो है वो क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ लिखेंगे लेस करेंगे, और इसको क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रेडिट डिस्काउंट, क्योंकि ये क्रेडिट की पेमेंट पर है, और वो कितना है 3%। तो 3% किसका मिलेगा, जो उसे अमाउंट पे करना था, वो ये नहीं था, ये तो बताए गए थे प्राइस, असल प्राइस अब ये है। तो ये आपके पास आ गया 7,000, तो आपके पास आ गया 237,650, ये प्राइस आ गए हैं। इसको क्या कहते हैं, कैश प्राइस, क्योंकि इसी पर आपने जो है वो पेमेंट की है। अब होता क्या है कि जब आप कोई सामान परचेस करते हैं तो सप्लायर आपको इशू करता है इनवाइस। इनवाइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उस प्रोडक्ट के मुतालिक
उसकी क्वांटिटी, उसके प्राइस, उसके डिस्काउंट, उसकी टर्म्स जो है वो और कंडीशन भी लिखी होती है कि इसमें कितनी वारंटी वगैरह है, वो तमाम जो है वो लिखी होती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब इनवॉइस बनती है तो उसमें टैक्स भी शामिल होता है, क्योंकि आपको जो पेमेंट करनी है विद टैक्स की करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूई की एग्जाम्पल लें, यूई में क्या होता है, जो आप परचेस करेंगे उसके प्रोडक्ट के प्राइस लिखे होते हैं, फिर 5% का वैट होता है। प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल 100 की है, 5% जो वैट है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगी 105 की, तो वो कहलाती है इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर सेल्स टैक्स भी दिया गया है, यहाँ कहता है कि सेल्स टैक्स जो है वो कितना है, 5% का जो है वो सेल्स टैक्स है, ये भी आपको देना है। और ये 5% जो सेल्स टैक्स किस पे होगा, जो फाइनल प्राइस होते हैं उस पर होगा। तो फाइनल प्राइस हमारे पास क्या है, ये है इसका सेल्स टैक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि टैक्स जो है आपको देना है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स कितना है, 5% ऑफ 2, ये हो जाएगा 11,882। ये 11,882 है, 0.5 आ रहा है, मैंने इसको राउंडिंग कर दी तो 82 कर दें। इसको ऐड करें, ये प्राइस आ गया आपके, इसको कहेंगे इनवॉइस प्राइस। तो ये जो हिस्सा था इसका, यानी इनवॉइस का, आपने सामान खरीदा लिस्ट प्राइस पे, इस पर जो जो डिस्काउंट आपको हुए वो आपने माइनस किए, और जो सेल्स टैक्स होगा, ये वैट होगा, जो भी टैक्स होगा वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। अब वो कहता है कि ये टैक्स है एंड एडिशनल एक्सपेंस ऑन मशीन, एडिशनल एक्सपेंसेस जो है वो उसने किए हैं। ये मैंने बताया था इसमें से कौन कौन से जो है आपने कॉस्ट में शामिल करना है और कौन से कॉस्ट में नहीं शामिल। इसमें वही एक्सपेंस जो है कॉस्ट में आएंगे जो हमने शामिल करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड एडिशनल, यहाँ लिख दें फॉर, यहाँ मैंने क्या लिखा है, वर्किंग कंडीशन। ये वो एक्सपेंस है जो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मशीन ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, 1500। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लिखने, इसको यहाँ करके लिखें एक इस तरह से, फिर टोटल एक्सपेंस आएंगे तो वो आप करेंगे, राइट। ये हो गया 1500। इंपोर्ट ड्यूटी 1000, ड्यूटी वो कितना है, 1000। और क्या है, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 400, यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस वो 400 है। अब क्या है, कंपनी कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन एट अ कॉस्ट 2000, फाउंडेशन मशीन की फाउंडेशन बनाइए, कितने की है, 2000 की, राइट। इंस्टॉलेशन चार्जेस 2500, इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिक फिटिंग की है 600 की, इलेक्ट्रिक फिटिंग 600। फिर क्या है, टेस्ट रन कॉस्ट 500। अब कंपनी ने क्या दिया, पेड 3 years 5 issues, ये नहीं होगा। कंपनी पेंटेड द कंपनी नेम ऑन मशीन एट अ कॉस्ट 500। कंपनी, अगर हम ये कॉस्ट को समझ लेते हैं कि इसको अगर लाजमी है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, इसको छोड़ दें। कंपनी आल्सो पेड द इंटरेस्ट, ये भी मैंने कहा था नहीं होगा। फिर डैमेज हुआ मशीन, तो ये भी नहीं, क्योंकि डैमेज ही है, ये वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो इनको आप ऐड करें, ये टोटल कॉस्ट हो गई है 8500, इसको यहाँ लिख दिया, यानी कि इसको आपने असेस किया, सम किया, तो इसका कितना सम आया, 8500। अब इनवॉइस प्राइस ये आपने पे किए थे टोटल 249, और ये इसमें ऐड करेंगे एडिशनल कॉस्ट, तो ये आपके पास आ गया 25803। ये टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इस तरीके से निकालते हैं, राइट। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिए जो उस मशीन को चलाने के लिए या उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी थे, वही लिए हैं। टैक्सेस हैं, अगर एक और टर्म से यूज़ होती है एक्साइज ड्यूटी, और अगर एक्साइज ड्यूटी क्लियरिंग इन फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, राइट, क्लियरिंग इन फॉरवर्डिंग, जब आप इंपोर्ट करते हैं सामान तो उसको आपको पोर्ट से क्लियर करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाने पड़ते हैं पोर्ट से, जब जाके वो मशीन या जो भी एसेस है वो रिलीज़ होता है। तो आप एक्सपेंस की नाम से याद न रखें, बल्कि आपने देखना है कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो आया कि उस मशीन को हासिल करने के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर हाँ ज़रूरी है तो वो कॉस्ट का हिस्सा होंगे, अदरवाइज़ वो नॉर्मल एक्सपेंस कहलाएंगे। तो ये बात थी, हमारी प्रेजेंटेशन थी, इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है और कॉस्ट को ये निकाल लिया आपने। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है कि अब आपने इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कैसे करना है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या बनानी है। तो अब हम क्या बनाएंगे जर्नल, तो हम बनाएंगे, आपको पता है जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं तो हम अकाउंट्स लेते हैं। तो यहाँ जो अकाउंट्स है वो कौन सा अकाउंट है, मशीन का अकाउंट है। तो मशीन, तो ये तमाम जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे किस में फॉल करेंगे, वो नाम से रिकॉर्ड होंगे मशीन के नाम से।
और वो तमाम एक्सपेंसेस जो इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं हुए वो अपने अपने नाम से ही रिकॉर्ड होंगे जनरल एंट्रीज में। तो हम जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जनरल बनाया मैंने, और आपने जनरल बनाना है, कंपनी का नाम लिखा, जनरल बनाना है। तो मैंने कहा है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, आप मशीन कर रहे हैं, राइट। जो आप कर रहे हैं उसका नाम लेके मशीन। तो यहाँ जो अकाउंट होगा नाम मशीन का होगा। अगर फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्नीचर, बिल्डिंग तो बिल्डिंग, कंप्यूटर तो कंप्यूटर, तो ये अकाउंट आपने करना है। 5 मशीन खरीदी है 250। तो अब हमने क्या रिकॉर्ड करना है, हमने जो है वो ये प्राइस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम ये प्राइस करेंगे 245,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि आपने मशीन असल में कितने की लेकर आए, ये 245,000 की लेकर आए। तो हम लिखेंगे दिसंबर 22 को क्या खरीदा आपने, मशीन। कितनी मशीन खरीदी, यहाँ लिख सकते हैं 5 मशीन। और कितने से खरीदे, 245,000। किस पे खरीदी थी आपने, ये उधार पे खरीदी थी, क्योंकि क्रेडिट टर्म तो आपको बाद में मिली ना, तो आपने उधार पे खरीदी थी। तो क्या होगा यहाँ पर, अकाउंट पेएबल। और अकाउंट पेएबल कितने से आएगा, 245,000 से। तो यहाँ लिखेंगे परचेज, और जिससे खरीदी अगर उसका नाम है तो लिख लें, वरना छोड़ दें। तो एक एंट्री आपने पोस्ट कर दी इस तरीके से, राइट। अब देखें हमारी लाइबिलिटी कितनी थी, हमें जो देना था 245,000, लेकिन हमने जो पेमेंट की है 230। तो हमारे पास से कैश क्या गया, कैश ये गया, राइट, कैश ये किया ना, पेमेंट की। और ये क्या मिला हमें, ये हमें डिस्काउंट मिला। तो जब डिस्काउंट मिला तो आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन की कॉस्ट में, तो उसमें से मशीन की कॉस्ट में आपने इसको माइनस किया, ये प्लस किया, माइनस किया। तो माइनस करने का मतलब क्या, मशीन जो है कम हो जाएगी ना, मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। तो एसेस जो है कम हम करेंगे, एसेस की वैल्यू में कमी करेंगे, तो हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो देखें इसको कैसे करेंगे, लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो क्या करते हैं, जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। कितने से होगी, वो होगी 245 से, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी कितनी थी 245, लेकिन आपने कैश कितना दिया, कैश आपने दिया है 237,650, 237,650। तो बाकी का जो आपके पास आया था 7350, ये क्या है, डिस्काउंट है 7350। तो ये क्या है, यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मशीन। तो हम लिखेंगे पेड विद इन। तो देखें ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखा आपने, मैंने लफ्ज़ डिस्काउंट नहीं लिया। डिस्काउंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम मशीन की कॉस्ट को कम कर रहे हैं। फिक्स एसेस खरीदते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग ऐसे ही करेंगे, जब भी जाके पता चलेगी आपको कि ये जो है मशीन की कॉस्ट नेट क्या है। तो नेट मशीन की कॉस्ट क्या आ गई 237, राइट। अब क्या है, ये तो आपने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ तक। तो देखें यहाँ मशीन से डेबिट हुआ 245,000 से, और ये मशीन से यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हो गया 370। अगर आप इसका अकाउंट बनाएंगे मशीन का, तो मशीन पहले 245 से क्या हुई, 245 से डेबिट हुई, फिर मशीन जो है क्रेडिट कितने से हुई, 7350 से, 7350 से, ये डिस्काउंट से। ये मैं बाद में कराऊंगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ कि मशीन जो है वो यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से कम होगी, क्लियर। अब क्या रिकॉर्ड करना है, अब हमने निकालना है सेल्स टैक्स। तो ये बताइए, ये सेल्स टैक्स है, ये भी मशीन के नाम से रिकॉर्ड होगा या सेल्स टैक्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो ये जो है हम मशीन के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। मशीन की कॉस्ट में गया है, सेल्स टैक्स मशीन की क्या है, कॉस्ट में गया, कितने से गया, 11,882, 11,882। ये क्या किया आपने, कैश पेमेंट की है ना, इनवाइस दिए ना आपने, कैश पेमेंट, कैश गई। तो यहाँ लिखेंगे पेड सेल्स, ये तो आगे इनवाइस प्राइस ख़त्म हो गया वहाँ पर। अब ये एडिशन टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सारे के सारे किस में आपने ऐड किए इसको, ये सारे के सारे आपने मशीन में ऐड किए। तो ये अपने नाम से नहीं आएंगे, बल्कि किसके नाम से आएंगे, मशीन के नाम से आएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन है, आपने ट्रांसपोर्टेशन कितना दिया है, मशीन लिखेंगे 1500। तो ये क्या किया आपने, पेमेंट की, कैश दिया, कैश दिया, लिखेंगे पेड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये तो कितना गया कैश, 1500। अब क्या है आपके पास, इंपोर्ट ड्यूटी 1000, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद आपके पास क्या है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 400,
अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपेंस तो हो रहा है लेकिन आप मशीन के अकाउंट को हिट कर रहे हैं, तो मशीन का अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनते जा रही है, तो कॉस्ट मशीन की क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो एसेट्स जब बढ़ते हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। तो यहाँ देखें मशीन का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मशीन बनाई आपने, तो फिर मशीन की कॉस्ट आएगी इसमें। अब नेक्स्ट क्या आपके पास है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2500। तो ये भी किसके होंगे, मशीन में ही आएंगे, तो मशीन डेबिट करेंगे। अब क्या इलेक्ट्रिक फिटिंग कितनी है, 600 की। इलेक्ट्रिक फिटिंग भी किससे करेंगे, मशीन से आएगी। और पेड किया है इसको। अब नेक्स्ट से आपके पास क्या है, टेस्ट रन कॉस्ट कितनी है, 500। ये भी मशीन में आ जाएगी, तो ये भी मशीन डेबिट होगा। अब देखें कोई कॉस्ट है कि ये नहीं रहेगी, सारी की सारी आपने जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। तो ये आपकी मशीन की कॉस्ट आ गई। इस तरह से जर्नल बनता है, राइट। तो ये आपने क्या किया, सिर्फ मशीन की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने इसके अलावा भी एक्सपेंसेस क्या किए, वो किए, तो उसको भी आपने एग्जामिनेशन पॉइंट से लिखना है। अब इसके अलावा आपने जो एक्सपेंसेस किए थे वो कौन कौन से किए थे आपने किए थे, कंपनी ने पेड किया है फायर इंश्योरेंस, और कितना किया, 1800 3 ईयर्स का। तो क्या ये आपने कॉस्ट में शामिल किया था, नहीं। तो इसको अपने इनके नेम से करेंगे, वो इंश्योरेंस है, तो वो होगा फायर इंश्योरेंस। ऑन मशीन, या मशीन के लिए हमने, तो मशीन के लिए किया। तो देखें यहाँ पर आपने वो एक्सपेंसेस जो कि उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं था, उसको हमने उसके क्या किया है, नेम से लिया है, फायर इंश्योरेंस के नाम से लिया है, ना कि हमने मशीन की कॉस्ट से। तो ये मशीन के अकाउंट में नहीं आएगा, राइट। और हमने जो कंपटीशन की थी उसमें भी नहीं आया था। अब आपके पास क्या है, कंपनी पेंटेड कंपनी नेम ऑन मशीन, मशीन की ये भी किया, वो आप देखें तो ये भी कॉस्ट में नहीं शामिल होगा। तो यहाँ आप लिख दें इसको, पेंटिंग एक्सपेंस लिख दें, कोई भी नाम ले सकते हैं अकाउंट का। इसको पेंटिंग एक्सपेंस लिख लें या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख लें, या इससे कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। कैश, और कितने से किया है आपने, 500 से। अब आपने क्या किया है, इंटरेस्ट भी लिया, कंपनी आल्सो पेड द इंटरेस्ट 300 जो है इंटरेस्ट भी पेड किया है, वो नहीं लेंगे, वो ऐसा अपने इंटरेस्ट के नाम से आएगा। और क्या किया आपने, डैमेज हुआ है, रिपेयर कॉस्ट आई है, वो कितनी है, 1200। तो ये दो एक्सपेंसेस आपके पास हैं। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैसे लिखते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और वो कितना है, 300। तो पेड किया है, फिर लिख दें बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट होगी ना। मशीन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन डैमेज हो गई, तो उसको क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग एक्सपेंस। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस कर दिया हमने, पेड किया है, वो कितने से, 1200। तो यहाँ लिखेंगे पेड। अब मैं अगर इसी का जो है लेजर बनाऊँ, ये तो हो गई जर्नल। अगर हम लेजर बनाना चाहें तो वो कैसे बनता है उसको देखते हैं, क्योंकि लेजर से भी अक्सर आता है कि वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आल्सो मेंटेन द लेजर। तो लेजर का मतलब होता है आपने अकाउंट बनाना है, तो टिक शेप में आप उसको अकाउंट बनाते हैं अगर। तो ये आपके पास कौन सा है, डेबिट हिस्सा है, और ये कौन सा है, क्रेडिट हिस्सा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, दिसंबर 22 को जो है मशीन खरीदी, कितने की, 245,000 से। ये क्या था आपके पास, अकाउंट। तो मशीन आपने खरीदी थी 22 को 245,000 से, तो वो क्या थी, आपका अकाउंट पेबल था। तो यहाँ लिखा अकाउंट पे 245,000 से, क्योंकि और कहाँ थी, डेबिट, तो डेबिट पे आएगा। फिर क्या हुआ, आप इससे अभी मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, अभी मशीन जो है क्या हुई, 7350 से क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या था, डिस्काउंट, कौन सा, कैश डिस्काउंट, कितने, 7350।
राइट। मशीन पे भी आपके पास 11,882। सेल्स टैक्स देखेंगे, सेल्स टैक्स है कितना है, सेल्स टैक्स डेबिट हो रहा है ना, कितने 11,882। फिर 1,500 से क्या हुआ, ये डेबिट हुआ। ये किया आपने 1,500 से डेबिट किसकी वजह से हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या है, मशीन हुई इम्पोर्ट ड्यूटी 1,000 से, ड्यूटी 1,000 से। इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद आपने इंश्योरेंस ट्रांजिट, इंश्योरेंस ट्रांजिट कितना है 400। फिर आपने क्या दिया, फाउंडेशन कितने से 2,000 से, 2,000 से। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,500 से, 2,500। इलेक्ट्रिक दिए आपने और टेस्ट रन किए, इलेक्ट्रिक फिटिंग, फिर इसका टेस्ट रन 500। अब देखिए सारा मशीन का जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, तो इनको लें आप टोटल करें। जो हमने कंप्यूट किया था इसके तरीके से, वो क्या आया था 258,032, ये मशीन की क्या थी, कॉस्ट थी। और इन्हीं तमाम कॉस्ट को हमने जनरलाइज की, हमने इसकी लेजर पोस्टिंग की। अब लेजर पोस्टिंग के बाद आपको पता ना ये फुटिंग होती है, बैलेंसिंग एंड फुटिंग की हमने। इसके बाद ये बैलेंसिंग फुटिंग करते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा, ये इसको जो माइनस करेंगे तो 258,032। तो यही इसकी क्या है, मशीन की कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने फिक्स एसेट्स की कॉस्ट निकालना सिखाई है, फिर हमने जनरलाइजिंग की, फिर इसके बाद बताया कि कैसे जो है आप लेजर बनाते हैं। तो लेजर से भी आपने कॉस्ट निकालना सीख लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग इन द बॉक्स।